नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी सीरीज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 36 पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्ज। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और भारत की फिजा, आप कह सकती हैं, बिल्कुल बदल रही है। माहौल में एक नई किस्म की बेचैनी और उम्मीद दोनों जैसे घुल मिल गई हैं। बिल्कुल। 1945 से 1947 का ये जो दौर है, ये एक जबरदस्त जन उभार, एक पॉपुलर अपसर्च का दौर था। आज हम खास तौर पर उन एंटी एम्पीरियलिस्ट एक्टिविटीज पर फोकस करेंगे जिन्होंने सीधे सीधे, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली, ब्रिटिश हुकूमत की लेजिटिमेसी यानी उसकी वैधता यानी उसके शासन करने के हक पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। और हाँ, सोर्स ये भी साफ करता है कि आज हम किसान, मजदूर या रियासतों के संघर्षों पर, जैसे तभागा, वारलीज या तेलंगाना मूवमेंट्स, उन पर विस्तार से बात नहीं करेंगे। हालांकि उनमें भी एक एंटी इंपीरियलिस्ट धार थी, बिल्कुल थी, पर उनका सीधा टकराव कॉलोनियल रिजीम से उस तरह नहीं था जैसा हम आज डिस्कस करने वाले मुद्दों का था। अच्छा, तो आज का मिशन है इस बदले हुए माहौल को समझना, लोगों के उस जबरदस्त जोश को और उन खास घटनाओं को जिन्होंने आज़ादी की ज़मीन तैयार की। और ये सब हम बिपिन चंद्रा के एनालिसिस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसे ज़रा खोल कर समझते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। एक तरफ तो राहत की सांस थी कि चलो जंग खत्म हुई, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो बंगाल का भयानक अकाल, फैमीन, फिर कमर तोड़ महंगाई, इन्फ्लेशन, चीजों की भारी किल्लत, स्कैसिटी। हाँ, और ऊपर से जमाखोरी, होर्डिंग, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, इसने देश को बुरी तरह निचोड़ दिया था। बिल्कुल, सोचिए, घर में राशन नहीं, बाजार में चीजें गायब या आसमान छूते दाम। आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो गया होगा। ये सिर्फ आर्थिक तंगी नहीं थी, ये अंग्रेजी राज की नाकामी का जीता जागता सबूत बन गया था लोगों के सामने। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ, जिसे अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था, उसकी आग बुझी नहीं थी। वो राख के नीचे चिंगारी सुलग रही थी, आप कह सकते हैं। जब कांग्रेस लीडर्स जून 1945 में जेल से रिहा हुए, तो उन्हें शायद ये अंदाजा था कि भाई सालों के दमन के बाद, रिप्रेशन के बाद लोग थक चुके होंगे, डिमोरलाइज्ड होंगे। हाँ, शायद सोचा होगा कि लीडरशिप के बिना बिखरे हुए होंगे। बिल्कुल, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उन्हें मिला जबरदस्त जोश से भरा हुआ जनसैलाब। लोग इम्पेशेंट थे, बेचैन थे और पूरी तरह से डिटर्मिनेडली एंटी ब्रिटिश। ऐसा लगा जैसे किसी दबी हुई स्प्रिंग को अचानक छोड़ दिया गया हो। रिप्रेशन ने लोगों को डराने के बजाय शायद और मजबूत बना दिया था, है ना? हाँ, लगता तो यही है। मिसाल के तौर पर लोग अल्मोड़ा जेल के बाहर घंटों इंतजार करते थे, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की एक झलक पाने के लिए। अच्छा। हाँ, और बांकुरा जेल के बाहर मौलाना आजाद के लिए भी यही आलम था। और वो बॉम्बे वाला किस्सा, जब CWC की मीटिंग हुई तो जबरदस्त बारिश के बावजूद कहते हैं लाखों लोग सड़कों पर थे। करीब 5 लाख लोग कहते हैं। ये दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह था। और शिमला कॉन्फ्रेंस का नजारा तो और भी गजब था। वाइसरॉय ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और दूर दराज के गांव से लोग शिमला पहुंच गए। सोचिए जरा। शहर में जगह नहीं थी तो लोग पेड़ों पर चढ़कर घंटों बैठे रहे, बस अपने नेताओं को एक बार देख सकें। ये सिर्फ नेताओं के प्रति दीवानगी नहीं थी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि पॉपुलर एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि अब नेताओं के बाहर आने से पॉलिटिकल प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगा। ये एक तरह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, एक सामूहिक चेतना जो जाग रही थी और बदलाव चाह रही थी। उधर ब्रिटेन में भी हालात बदल रहे थे। लेबर पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। हाँ, और वो भारत के मसले को जल्दी निपटाना चाहती थी। हाँ, तो नतीजा, कांग्रेस पर से पाबंदी हटा ली गई और इलेक्शंस की घोषणा कर दी गई। और लोग 50,000। हाँ, और अगर कोई बड़ा नेता आ रहा हो तो ये संख्या लाख या उससे भी ज्यादा पहुंच जाती थी। नेहरू, जो 1937 के इलेक्शंस के मंझे हुए कैंपेनर थे, हाँ, उन्हें तो अनुभव था। बिल्कुल, उन्होंने खुद माना कि ऐसा फ्रेंजीड एक्साइटमेंट, ऐसा जबरदस्त जोश और जुनून उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों का उत्साह देखने लायक था। और कमाल की बात देखिए, ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवारों को प्रचार करने या पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। हाँ, मतलब लोग खुद ही इतने मोबिलाइज हो चुके थे, इतने उत्साहित थे कि वो खुद ही कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। क्या बात है। रिजल्ट भी फिर यही दिखा। कांग्रेस ने 90% से ज्यादा जनरल सीट जीत ली। हाँ, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित सीटों पर लगभग स्वीप किया।
जो खैर वो बंटवारे की तरफ बढ़ते ध्रुवीकरण का भी संकेत था। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, जैसा कि सोर्स इशारा करता है, ये इलेक्शन कैंपेन सिर्फ वोट मांगने तक सीमित नहीं था। इसका असली मकसद बन गया था भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना, मोबिलाइज करना। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो 2 मुद्दे जिन्हें कैंपेन का मुख्य हथियार, मेन प्लैंक बनाया गया। पहला, 1942 का सरकारी दमन, रिप्रेशन, हाँ, और दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के सैनिकों पर चल रहे मुकदमे, ट्रायल्स। बिल्कुल, ये 2 मुद्दे छा गए थे। पहले बात करते हैं 1942 के रिप्रेशन की। कांग्रेस नेताओं ने जेल से निकलते ही 1942 में हुए सरकारी जुल्मों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। एक तरफ शहीदों का महिमा मंडन किया गया, मार्टर्स मेमोरियल्स बनाने की बात हुई, पीड़ितों के लिए राहत कोष, रिलीफ फंड्स बनाए गए। हाँ, और दूसरी तरफ सरकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। ये बहुत स्ट्रेटेजिक था। ऑफिशियल्स को नाम लेकर कंडेम किया गया। रैलियों में, भाषणों में उनके नाम लिए जाते थे जिन्होंने दमन चक्र चलाया था। अच्छा। और जांच करवाने और सजा दिलवाने के वादे किए जाते थे। सोचिए उन सरकारी अफसरों का क्या हाल हुआ होगा। गवर्नमेंट सर्विसेज का मोराल बुरी तरह हिल गया। हाँ, डर तो गए होंगे। बिल्कुल, ऑफिशियल्स डर गए थे, खासकर उन प्रांतों में जहां रिप्रेशन सबसे ज्यादा बेरहम था, जैसे संयुक्त प्रांत, यूपी। वहां के गवर्नर वाइली ने फरवरी 1946 में खुद माना कि भाई 1942 में ऐसे तरीके अपनाए गए जिन्हें 1946 की ठंडी रोशनी में कोई सही नहीं ठहरा सकता। उन्हें खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मतलब गवर्नर खुद मान रहे थे? हाँ, वाइसरॉय वेवल को भी लगने लगा था कि मामला गंभीर है और शायद कांग्रेस के साथ कोई जेंटलमैन्स एग्रीमेंट करके ही इसे शांत किया जा सकता है, वरना सरकारी मशीनरी का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। तो ये असल में जनता की तरफ से अकाउंटेबिलिटी की मांग थी कि जो गलत हुआ उसका हिसाब तो देना होगा। बिल्कुल सही, हिसाब तो बनता था। लेकिन जिस मुद्दे ने पब्लिक इमेजिनेशन को सबसे ज्यादा झकझोरा, जिसने पूरे देश में भावनाओं का ज्वार पैदा कर दिया, वो था सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी INA के सैनिकों का भविष्य। हाँ, INA। ये वो भारतीय सैनिक थे जो विश्व युद्ध के दौरान जापानियों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और अब युद्ध के बाद पकड़े गए थे। सरकार का प्लान था कि सब पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन INA पर्सनल पर ट्रायल चलाया जाएगा जो क्रूरता, ब्रूटैलिटी या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में एक्टिव कंप्लिसिटी के दोषी थे। अच्छा, मतलब सबको नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों को। हाँ, उनका इरादा तो यही था। मगर सरकार अपना ये सीमित ट्रायल का इरादा जाहिर करती उससे पहले ही अगस्त 1945 में नेहरू ने श्रीनगर में एक मीटिंग में INA सैनिकों के लिए नरमी, लीनियंसी बरतने की मांग उठा दी। ओह, तो सरकार की घोषणा करने से पहले ही? हाँ, इससे ऐसा परसेप्शन बना कि सरकार का जो फैसला आया भी वो नेहरू की मांग का नतीजा है, ना कि उनकी अपनी कोई उदारता। और नेहरू ने उन्हें मिसगाइडेड पेट्रियट्स कहा, यानी देशभक्त तो हैं पर रास्ता भटक गए। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था जिसने INA सैनिकों को सहानुभूति के दायरे में ला दिया। बिल्कुल, मिसगाइडेड पेट्रियट्स कहने से पूरा नैरेटिव बदल गया। एकदम। फिर तो पूरी कांग्रेस इस मुद्दे पर कूद पड़ी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने सितंबर 1945 में अपने बॉम्बे अधिवेशन में एक मजबूत प्रस्ताव पास किया और INA के कॉज को अपना पूरा समर्थन दिया। उनके बचाव, डिफेंस का जिम्मा भी कांग्रेस ने उठाया। भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, KN कटजू, नेहरू, असफ अली जैसे उस वक्त के दिग्गज वकील। हाँ, बड़े बड़े नाम थे तो। बिल्कुल, ये सब दिल्ली के लाल किले में चले ऐतिहासिक मुकदमों, रेड फोर्ट ट्रायल्स में INA का पक्ष रखने के लिए पेश हुए। ये अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक कदम था। और कांग्रेस ने एक INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी भी बनाई थी, है ना? हाँ, इसका काम था रिहा हुए सैनिकों को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद देना, खाने का इंतजाम करना और उनके लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। हालांकि सोर्स ये भी कहता है कि नौकरी दिलाने में ज्यादा सफलता नहीं मिली। वो मुश्किल रहा होगा। हाँ, फंड जमा करने के लिए भी जबरदस्त मुहिम चली। सेंट्रल INA फंड बना, बॉम्बे में मेयर्स फंड बनाया गया। AICC और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों PCCs के दफ्तरों में शरद बोस, जो सुभाष बोस के भाई थे, उनके जरिए हर तरफ से पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। तो मतलब पूरी पार्टी मशीनरी लग गई थी इसके पीछे। पूरी तरह से INA का मुद्दा देश भर में कांग्रेस के मन से उठाया गया। हालत यह थी कि अक्सर INA मीटिंग और इलेक्शन मीटिंग में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि यह आरोप गलत है कि कांग्रेस ने सिर्फ चुनावी फायदे, इलेक्शन स्टंट के लिए INA का मुद्दा इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, सोर्स कहता है कि कांग्रेस शुरू से नेहरू के अगस्त वाले बयान से ही और बहुत गहराई से इस मामले में इन्वॉल्व थी। अच्छा,
तो अब ये समझते हैं कि ये आईएनए आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया, इसकी अहमियत, सिग्निफिकेंस क्या थी। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, इसकी कई वजहें थी। पहली बात, इस कैंपेन की इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता अभूतपूर्व थी। ऐसा हाई पिच, ऐसा जबरदस्त जोश और जुनून शायद ही किसी मुद्दे पर देखा गया हो। अच्छा, जैसे प्रेस कवरेज देखिए, अखबारों में रोज एडिटोरियल्स छप रहे थे, आईएनए सैनिकों को हीरो की तरह पेश किया जा रहा था, सरकार के रवैये की तीखी आलोचना हो रही थी। इंटरनेशनल खबरों से ज्यादा अहमियत आईएनए ट्रायल्स और उससे जुड़े कैंपेन को मिल रही थी। सोचिए, मतलब देश के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। बिल्कुल, पैम्फलेट्स बंट रहे थे, जैसे पेट्रियट्स नॉट ट्रेटर्स, यानी ये देशभक्त हैं, गद्दार नहीं। हाँ, ये नारा तो बहुत पावरफुल था। दीवारों पर जय हिंद और क्विट इंडिया जैसे नारे लिखे जा रहे थे, दूर दराज अजमेर तक में। दिल्ली में तो पोस्टर लग गए जिनमें धमकी दी गई थी कि हर आईएनए सैनिक की सजा के बदले 20 अंग्रेज कुत्तों को मारा जाएगा। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। हाँ, बनारस में एक पब्लिक मीटिंग में धमकी दी गई कि अगर आईएनए सैनिकों को नहीं बचाया गया तो यूरोपियन बच्चों से बदला लिया जाएगा। ये दिखाता है कि गुस्सा और रोष किस हद तक पहुंच चुका था। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। बहुत ज्यादा। मीटिंग्स की संख्या देखिए, सिर्फ सेंट्रल प्रोविंसेस और बिरार में अक्टूबर 1945 के पहले पखवाड़े में 160 पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई, जहां आईएनए कैदियों की रिहाई की मांग उठी। आईएनए डे मनाया गया 12 नवंबर को और पूरा आईएनए वीक मनाया गया 5 से 11 नवंबर 1945 तक। पूरा हफ्ता। हाँ, छोटी मीटिंग्स में भी हजारों लोग आते थे और बड़ी मीटिंग्स जैसे कलकत्ता के देशप्रिय पार्क में हुई रैली, उसमें तो अंदाजा 2-3 लाख से लेकर नेहरू के मुताबिक 5-7 लाख लोग तक आए थे। 5 से 7 लाख? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, इसे शरद बोस, नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं ने एड्रेस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश इस एक मुद्दे पर एक साथ जाग उठाओ। तो ये थी पहली बात, इंटेंसिटी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? दूसरी महत्वपूर्ण बात थी इस आंदोलन की वाइड ज्योग्राफिकल रीच और इसमें शामिल लोगों की जबरदस्त विविधता, डाइवर्सिटी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूर दराज के इलाकों तक फैल गया था। और दिलचस्प बात यह है कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी के मुखिया को भी, हाँ, उन्हें क्या कहा? उन्हें भी अपनी रिपोर्ट में ये मानना पड़ा कि शायद ही पहले कभी किसी मामले ने इतने कम समय में इतना ज्यादा भारतीय जनमानस का ध्यान और सहानुभूति खींची हो। अंग्रेजों को भी मानना पड़ा। हाँ, दूर दराज के गांव तक से लोग एंग्शियस इंक्वायरीज कर रहे थे, मतलब उत्सुकता से पूछ रहे थे और प्रोफ्यूज सिंपैथीज जता रहे थे। सहानुभूति का सागर उमड़ पड़ा था। हाँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, यानी जाति, रंग या धर्म का कोई भेद नहीं था। वाह, ये तो कमाल है। नेहरू ने भी यही कहा। भारतीय इतिहास में पहले कभी विभिन्न वर्गों और समुदायों ने ऐसी यूनिफाइड सेंटिमेंट्स, ऐसी एकजुट भावना नहीं दिखाई थी जैसी आजाद हिंद फौज के सवाल पर दिखाई। तो नर्व सेंटर्स तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूपी, पंजाब थे। हाँ, ये तो थे ही, लेकिन ये फैला कहाँ तक? कूर्ग, बलूचिस्तान, असम जैसी दूरदराज की जगहों तक। असम तक? हाँ, और लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन भी कई तरह की थी। लोगों ने फंड्स दिए, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की या उनमें शामिल हुए। दुकानदारों ने दुकानें बंद रखीं। हाँ, वो 5 नवंबर को एएनए डे पर एएनए वीक में। बिल्कुल। राजनीतिक दलों और संगठनों ने प्रस्ताव पास करके रिहाई की मांग उठाई। अच्छा, फंड देने वालों में कौन-कौन थे, ये जानना दिलचस्प होगा। अरे, लिस्ट बहुत लंबी और डाइवर्स है। पूना और कानपुर की म्युनिसिपल कमेटीज, मद्रास प्रेसिडेंसी का एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विदेशों में बसे भारतीय गुरुद्वारा कमेटियां। गुरुद्वारा कमेटियां भी? हाँ, जैसे एसजीपीसी ने 7,000 रुपए दिए और 10,000 राहत के लिए अलग रखे। बॉम्बे और कलकत्ता के फिल्म स्टार्स, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मजलिस। केम्ब्रिज मजलिस? मतलब छात्र भी? हाँ, वहां पढ़ रहे भारतीयों छात्रों की सोसाइटी। यहां तक कि अमरावती की तांगे वाले भी। तांगे वाले भी? ये तो वाकई दिखाता है कि यह आंदोलन कितना जमीनी था। बिल्कुल। स्टूडेंट्स का रोल तो जबरदस्त था। दक्षिण में सेलम से लेकर उत्तर में रावलपिंडी तक स्टूडेंट्स ने मीटिंग्स की, रैलीज निकाली, क्लासेस बॉयकॉट किए। ऐसा लग रहा था जैसे युवा पीढ़ी ने इस मुद्दे को अपना बना लिया हो। और किसान सभाएं, महिला संगठन? किसान सभाओं जैसे धामणगांव और शोलापुर में और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में ने भी आईएनए कैदियों की रिहाई की मांग उठाई। और सोर्स ये भी कहता है कि कुछ अंग्रेज बुद्धिजीवी भी रुचि ले रहे थे। हाँ, कुछ थे जो भारत में थे। पंजाब में कुछ जगहों पर लोगों ने दिवाली तक नहीं मनाई आईएनए सैनिकों के साथ सहानुभूति जताने के लिए। कलकत्ता के गुरुद्वारे तो कैंपेन के केंद्र बन गए थे।
और राजनीतिक दल सब साथ थे। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुद्दे पर समर्थन दिया, भले उनके तरीके और जोर अलग-अलग हों। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, अकाली, मद्रास की जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी के आरआर, आरएसएस, हिंदू महासभा, सिख लीग, सबने आईएनए के कॉज को सपोर्ट किया। सबने? हाँ। वाइसरॉय वेविल ने भी ये नोट किया कि सभी पार्टियां एक ही लाइन ले रही हैं, हालांकि कांग्रेस ज्यादा जोर शोर से आवाज उठा रही है। ये वाकई एक सच्चा नेशनल अपसर्ज था। तो ये थी दूसरी बात, वाइड रीच और डाइवर्सिटी। अब तीसरा पहलू जो शायद अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक था। हाँ बिल्कुल, तीसरा और शायद सबसे ज्यादा अलार्मिंग पहलू था इस आंदोलन का असर राज के पारंपरिक स्तंभों, ट्रेडिशनल बुलवर्क्स पर। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लॉयलिस्ट सेक्शंस जो हमेशा सरकार के वफादार माने जाते थे, और यहां तक कि आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी। वो भी इस प्रो आईएनए भावना की लहर में बह गए। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात थी उनके लिए। ऑफिशियल्स के लिए ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग ट्रेंड था, क्योंकि ये सीधे उनकी सत्ता की नींव को हिला रहा था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP के गवर्नर ने चेतावनी दी कि हर गुजरता दिन ज्यादा से ज्यादा वेल डिस्पोज्ड इंडियंस, यानी सरकार के प्रति अच्छा रवैया रखने वाले भारतीयों को एंटी ब्रिटिश खेमे में धकेल रहा है। मतलब जो वफादार थे वो भी अब खिलाफ हो रहे थे। बिल्कुल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आईएनए के लिए सिंपैथी सिर्फ सरकार के घोषित विरोधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अक्सर आईएनए सैनिक उन परिवारों से थे जिनका लॉयल्टी का, सरकार के प्रति वफादारी का लंबा इतिहास, ट्रेडिशन था। अच्छा। ये बात खास तौर पर पंजाब में देखने को मिली, जहां फरवरी 46 तक रिहा हुए आईएनए सैनिकों में से लगभग आधे 48% से ज्यादा थे। जब ये सैनिक अपने गांव में लौटे तो उन्होंने उन समूहों में भी हलचल पैदा कर दी जो अब तक पॉलिटिकली उतने सक्रिय नहीं थे। और वो सहगल वाला उदाहरण, जो जज के बेटे थे, अच्छू राम के बेटे थे। ये दिखाता है कि असर समाज के प्रभावशाली और पढ़े लिखे तबके तक पहुंच रहा था। यहाँ तक कि वो लोग जिनके पास सरकारी उपाधियां थीं, जेंटलमैन विद टाइटल्स। हाँ, वो भी आईएनए का बचाव कर रहे थे। हालांकि उनका तर्क थोड़ा अलग था। वो कहते थे कि भारत और ब्रिटेन के भविष्य के अच्छे रिश्तों, इंडो ब्रिटिश रिलेशंस के लिए ट्रायल छोड़ देना चाहिए। और कुछ सरकारी अफसर भी फंड जमा कर रहे थे। हाँ, जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार में रेलवे ऑफिशियल्स ने आईएनए डिफेंस फंड के लिए चंदा इकट्ठा किया। कमाल है। अब आते हैं आर्म्ड फोर्सेस पर। ये वाकई चौंकाने वाला है। ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो सोचते थे कि फौज के वफादार सैनिक आईएनए के गद्दारों, ट्रेटर से नफरत करते होंगे, पर हुआ ठीक उल्टा। उल्टा हुआ? हाँ, रॉयल इंडियन एयरफोर्स रायाफ के जवान कोहाट में शाहनवाज, जो आईएनए के अफसर थे, उनकी मीटिंग में चले गए। आर्मी के जवान यूपी और पंजाब में अक्सर वर्दी, यूनिफॉर्म पहनकर आईएनए मीटिंग्स में शामिल हुए। वर्दी पहनकर? हाँ, रायाफ यूनिट्स कलकत्ता, कोहाट, इलाहाबाद, बमरोली, कानपुर और दूसरे सर्विस पर्सनल ने आईएनए डिफेंस के लिए पैसे दिए। ये तो मतलब सेना के अंदर ही बगावत जैसी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। कमांडर इन चीफ, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर थे, सर क्लॉड ऑचिनलिक, उन्होंने खुद माना कि इंडियन आर्मी में आईएनए के लिए एक बढ़ती हुई सहानुभूति, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ सिंपैथी है, और आम राय, जनरल ओपिनियन, नरमी, लीनियंसी के पक्ष में। कमांडर इन चीफ खुद मान रहे हैं? बिल्कुल। उन्होंने लंदन में सरकार, व्हाइट हॉल को सिफारिश की कि सरकार को नरमी दिखानी चाहिए, वरना फौज पर बुरा असर पड़ेगा। ये अंग्रेजी राज की नींव में लगी दीमक की तरह था। द वेरी स्ट्रक्चर वाज बीइंग शेकन फ्रॉम विदिन। सेना, जो अब तक उनका सबसे मजबूत सहारा थी, उसकी वफादारी पर ही सवाल खड़े हो गए थे। सही बात है, ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो फिर इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? इस पूरे आईएनए आंदोलन का कोर इशू क्या था? क्या ये सिर्फ सैनिकों की रिहाई का मामला था? नहीं, देखिए, मुद्दा ये नहीं था कि आईएनए सैनिकों ने जो किया वो नैतिक रूप से सही था या गलत। इस पर बहस नहीं हो रही थी। असली सवाल ये उठाया जा रहा था कि अंग्रेजों को ये हक किसने दिया कि वो भारतीयों से जुड़े किसी मामले का फैसला करें। अच्छा। चाहे वो देशभक्त हों या भटके हुए देशभक्त, फैसला करने वाले आप कौन होते हैं, ये सवाल था। एग्जैक्टली। नेहरू बार बार यही जोर दे रहे थे, अगर अंग्रेज वाकई भारत ब्रिटेन के रिश्ते, इंडो ब्रिटिश रिलेशंस बदलने में ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, तो उन्हें अपनी नीयत दिखानी चाहिए और ये मामला भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए कि वो आईएनए मुद्दे का फैसला कैसे करते हैं। हाँ, लिबरल्स भी यही अपील कर रहे थे, भविष्य के अच्छे रिश्तों की दुहाई दे रहे थे।
और अंग्रेज भी ये समझ रहे थे इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल समझ रहे थे। एनडब्ल्यूएफपी के गवर्नर ने इसीलिए ट्रायल छोड़ने की वकालत की थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये मुद्दा हर गुजरते दिन के साथ मोर एंड मोर प्योरली इंडियन वर्सेस ब्रिटिश बनता जा रहा है। इंडियन वर्सेस ब्रिटिश। हाँ, ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, नेशनल प्रेस्टीज और संप्रभुता, सॉवरेनिटी का सवाल बन गया था। अंग्रेजों का नैतिक अधिकार ही सवालों के घेरे में आ गया था। तो संक्षेप में कहें तो 1945-46 का ये दौर वाकई एक जबरदस्त नेशनल अपसर्ज, एक राष्ट्रीय उभार का समय था। बिल्कुल। 1942 के दमन की कड़वी यादें और आईएनए ट्रायल्स के भावनात्मक मुद्दे ने मिलकर पूरे देश को अभूतपूर्व रूप से एकजुट कर दिया, कम से कम इस एक सवाल पर तो जरूर। हाँ, और इसने न सिर्फ आम जनता को मोबिलाइज किया, बल्कि ब्रिटिश राज के सबसे मजबूत स्तंभों, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और सशस्त्र सेनाओं, आर्म्ड फोर्सेस के मोराल और लॉयल्टी को भी बुरी तरह हिलाकर रख दिया। और इसने आजादी की तरफ बढ़ते कदमों को यकीनन और तेज कर दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि अब वो भारत पर ज्यादा देर तक राज नहीं कर सकते, खासकर जब उनकी अपनी फौज की वफादारी ही संदिग्ध हो गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 1945-46 के उस दौर की, एक ऐसा टाइम जब इंडिया में नेशनलिस्ट भावनाएं, खासतौर पे वो जो आईएनए ट्रायल्स चल रहे थे, उसके आसपास एकदम उबाल पर थी। हाँ बिल्कुल, माहौल बहुत ज्यादा चार्ज था, मतलब आजादी जैसे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, पर जमीन पर टेंशन, वो खिंचाव साफ महसूस हो रहा था। बिल्कुल, और ये टेंशन सिर्फ हवा में नहीं था, है ना, ये सड़क पर उतर आया था। हाँ बिल्कुल, हमें इस दौरान 3 बड़े जन आंदोलन, या जिन्हें हम अपसर्जेस कह सकते हैं, वो देखने को मिले, और इन तीनों ही मामलों में जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच सीधा टकराव हुआ। और कई बार हिंसक भी हो गया ये टकराव। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ नेताओं की मीटिंग्स या भाषण नहीं थे, ये आम लोगों का गुस्सा था जो जैसे फूट पड़ा था। हाँ, वो 3 खास मोमेंट्स थे। पहला, नवंबर 1945 कलकत्ता में आईएनए ट्रायल्स के विरोध में। जी। दूसरा, फिर फरवरी 1946 दोबारा कलकत्ता में ही, जब आईएनए ऑफिसर कैप्टन राशिद अली को वो 7 साल की सजा सुना दी गई। हाँ, राशिद अली वाला मामला। और तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, वो था फरवरी 1946 बॉम्बे में, जब रॉयल इंडियन नेवी आरआईएन के रेटिंग्स, मतलब जो नौसेना के जवान होते हैं, उन्होंने बगावत कर दी। सही कहा। और इन तीनों ही मामलों में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सा नजर आता है। इसे हम, आप कह सकती हैं, मोटे तौर पर 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। अच्छा, क्या पैटर्न था वो? पहला स्टेज, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे मान लीजिए छात्र या नेवी की रेटिंग्स, वो अथॉरिटी को सीधे चैलेंज करता है, अपनी आवाज उठाता है। ठीक है। और जाहिर है, जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश होती है, जिसे हम कहते हैं रिप्रेशन। हाँ, मतलब जैसी आवाज उठाई, फौरन पावर स्ट्रक्चर ने रिएक्ट किया, दबाने की कोशिश की, फोर्स का इस्तेमाल। एग्जैक्टली। और यहीं से शुरू होता है दूसरा स्टेज। जैसे ही उस पहले ग्रुप पर जोर जबरदस्ती होती है, उस शहर के आम लोग, द जनरल पब्लिक, वो भी उस विरोध में शामिल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब ये मुद्दा सिर्फ उस शुरुआती ग्रुप का नहीं रहता, बल्कि जैसे पूरे शहर की लड़ाई बन जाता है। शहर एक तरह से खड़ा हो जाता है उनके पीछे। जैसे आजकल भी हम देखते हैं, कोई घटना होती है और फिर क्या होता है कि पूरा शहर सड़कों पर आ जाता है या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। बिल्कुल वही। तो ये दूसरा स्टेज हुआ, सिटी वाइड इन्वॉल्वमेंट का। और तीसरा स्टेज क्या था? तीसरा स्टेज है सॉलिडारिटी का, मतलब एकजुटता का। जब देश के दूसरे हिस्सों से, अलग अलग शहरों से लोग इन प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं। अच्छा, मतलब बात फैल जाती है। हाँ, कहीं हड़ताल होती है, कहीं जुलूस निकलता है। ये दिखाता है कि ये कोई लोकल मुद्दा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पैन इंडियन नेशनलिस्ट चेतना काम कर रही थी, एक नेशनल फीलिंग थी जो सबको जोड़ रही थी। ये पैटर्न दिखाता है कि जमीन पर गुस्सा कितना फैला हुआ था और लोग कितने कनेक्टेड महसूस कर रहे थे एक दूसरे से। ये पैटर्न समझना वाकई जरूरी है। तो चलिए इसी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इन तीनों अपसर्जेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्टेज से, जहां छात्रों या रेटिंग्स ने सीधे हुकूमत को ललकारा। पहला उबाल कलकत्ता, नवंबर 1945। जी। इसका ट्रिमर तो साफ था, आईएनए ट्रायल्स को लेकर गुस्सा। हाँ, आईएनए ट्रायल्स मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उसके पकड़े गए सैनिकों पर अंग्रेज सरकार दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चला रही थी। हाँ, और अंग्रेज तो उन्हें विद्रोही मान रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे। बिल्कुल, लेकिन भारत की आम जनता और खासकर युवा उन्हें नेशनल हीरोज की तरह देख रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि भाई ये हमारे जांबाज हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए हथियार उठाए और इन पर मुकदमा चलाना तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, इसी बात पर जबरदस्त गुस्सा था पूरे देश में। बहुत ज्यादा। तो कलकत्ता में इस पहले प्रदर्शन में कौन लोग शामिल हुए? जैसा हमें पता चलता है इसमें स्टूडेंट्स सबसे आगे थे। हाँ, छात्र। फॉरवर्ड ब्लॉक जो बोस से जुड़ा था उसके समर्थक छात्र थे, स्टूडेंट्स फेडरेशन के वामपंथी कार्यकर्ता थे, और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामिया कॉलेज के मुस्लिम छात्र भी इनके साथ आ गए थे। ये बात गौर करने वाली है। हाँ, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल सोच वाले छात्र गुट जो शायद रोजमर्रा की कॉलेज पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ होते होंगे, वो इस एक नेशनल मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। ये उस समय के माहौल में बहुत सिग्निफिकेंट बात थी। जैसे आज भी हम देखते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कितनी गुटबाजी होती है ना? अलग अलग विचारधाराओं के छात्र संगठन होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई बड़ा नेशनल इशू आता है तो कभी-कभी ये दीवारें टूट जाती हैं। वैसा ही कुछ तब हुआ था। ये दिखाता है कि आईएनए का मुद्दा कितना इमोशनल और यूनिफाइंग था सबके लिए। तो हुआ क्या फिर? ये छात्रों का जुलूस कलकत्ता में ब्रिटिश राज के पावर सेंटर डालहाउसी स्क्वायर की तरफ बढ़ा। हाँ, सरकार के गढ़ की तरफ। बिल्कुल, जाहिर है पुलिस ने उन्हें रोका, बिखारने को कहा, लेकिन छात्र तो दोष में थे। वो अड़ गए, उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। नतीजा वही हुआ जो अक्सर होता है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और छात्रों ने भी पीछे हटने के बजाय जवाब दिया। उन्होंने पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ गया। हाँ, कॉन्फ्रंटेशन बढ़ गया। हाँ। और फिर पुलिस ने वो किया जो आज भी हमें कभी-कभी विरोध प्रदर्शनों में सुनने को मिलता है, फायरिंग। गोलियां चला दी। छात्रों पर? हाँ, छात्रों के जुलूस पर गोलियां चला दी गईं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें 2 छात्र मारे गए और 52 घायल हुए। 2 मौतें? ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। बिल्कुल। आज के जमाने में ऐसी खबर आए तो नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पर कैसा तूफान मच जाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि स्टेक्स कितने हाई थे। छात्रों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन दोनों थे। वो रिस्क लेने को तैयार थे। और दूसरी तरफ प्रशासन का रवैया भी एकदम अनकॉम्प्रोमाइजिंग था। किसी भी विरोध को सख्ती से कुचल देना। हाँ, बातचीत या नरमी की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी उस वक्त। बिल्कुल। ये कॉन्फ्रंटेशन दिखाता है कि दोनों तरफ भावनाएं कितनी चरम पर थीं। फिर कुछ ही महीनों बीते और फरवरी 1946 में कलकत्ता फिर सुलग उठा। दूसरा उबाल। इस बार ट्रिगर पॉइंट क्या था? इस बार वजह थी एक आईएनए ऑफिसर कैप्टन राशिद अली। उन्हें कोर्ट मार्शल में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। कैद बा मशक्कत जिसे कहते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अच्छा। ये खबर जैसे ही बाहर आई, कलकत्ता में फिर से गुस्सा भड़क उठा। ये आईएनए ट्रायल्स वाले सेंटिमेंट का ही कॉन्टिन्यूएशन था एक तरह से। तो इस बार प्रोटेस्ट की शुरुआत किसने की? जानकारी के अनुसार शुरुआत मुस्लिम लीग के छात्र विंग ने की थी। अच्छा, मुस्लिम लीग ने? हाँ, लेकिन जैसे ही बात फैली, कांग्रेस और कम्युनिस्ट छात्र संगठन भी इसमें कूद पड़े। फिर वही कहानी दोहराई गई। अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा के छात्र एक साथ, एक आवाज में। ये पैटर्न बार बार उभर रहा था। नेशनल कॉज के सामने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जैसे धुंधले पड़ रहे थे। कम से कम छात्रों के लेवल पर तो यही दिख रहा था। ये दिखाता है कि नेशनल आइडेंटिटी उस वक्त कितनी पावरफुल फोर्स बन चुकी थी। तो इस बार क्या हुआ? फिर से जुलूस निकला? जी। धर्मतला स्ट्रीट पर पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे बाकी छात्रों और भड़क गए। उन्होंने तय किया कि वो डालहाउसी स्क्वायर इलाके में लगी धारा 144 सेक्शन 144 का उल्लंघन करेंगे। अच्छा, सेक्शन 144 तो आज भी प्रोटेस्ट्स रोकने का एक कॉमन टूल है सरकारों के लिए। बिल्कुल। उस जमाने में भी अंग्रेज इसका भरपूर इस्तेमाल करते थे। तो छात्रों ने सेक्शन 144 तोड़ा? हाँ, उन्होंने तोड़ा और नतीजा प्रेडिक्टेबल था और गिरफ्तारियां हुई और लाठीचार्ज हुआ। कलकत्ता में माहौल फिर से बेहद तनावपूर्ण हो गया। ये दोनों कलकत्ता के अपसर्जेस दिखाते हैं कि छात्र उस वक्त सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो नेशनल मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, बिल्कुल फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह। हाँ, और ये भी दिखाते हैं कि प्रशासन का रिएक्शन पैटर्न भी वही था। पहले रोकने की कोशिश, फिर लाठीचार्ज, फिर जरूरत पड़ने पर फायरिंग या गिरफ्तारियां। कोई डायलॉग का रास्ता नहीं अपनाया जा रहा था। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ड्रामेटिक और जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए, उस उबाल पर। RIN रिवोल्ट, बॉम्बे, फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। हाँ, ये घटना तो ब्रिटिश राज के लिए सिर्फ वेकअप कॉल नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये उनके साम्राज्य की नींव हिला देने वाली बात थी। क्यों? मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि जब आपकी अपनी फौज, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल टिका है, वही बगावत पर उतर आए, तो समझ लीजिए कि आपका गेम ओवर होने वाला है। हुकूमत का आधार ही हिल जाता है। सही बात है।
तो इसका पहला स्टेज कैसे शुरू हुआ? ये शुरुआती बगावत और उसे दबाने की कोशिश, इसके पीछे कारण क्या थे? जो जानकारी मिलती है वो बताती है कि रेटिंग्स यानी नौसैनिकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। साफ तौर पर फ्लेग्रेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। अच्छा, नस्लीय भेदभाव। हाँ, बहुत ज्यादा। अंग्रेज अफसर भारतीय रेटिंग्स को नेटिव्स कहकर नीचा दिखाते थे। गाली गलौच आम बात थी, खाना बेहद खराब मिलता था। ओह, सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और खाने जैसी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थीं। ये अपमानजनक था, जाहिर है। और इस सुलगती हुई आग में घी डाला एक और घटना ने, है ना? हाँ, बिल्कुल। बीसी दत्त नाम के एक रेटिंग ने HMIS तलवार, जो कि बॉम्बे में एक शोर एस्टैब्लिशमेंट था, मतलब नेवी का ट्रेनिंग स्कूल या बेस कह सकते हैं, उसकी दीवार पर क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो लिख दिया था। क्विट इंडिया 1946 में? हाँ, 1946 की बात है। क्विट इंडियन मूवमेंट तो 1942 में हुआ था, लेकिन ये नारा अभी भी जिंदा था और ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत सेंसिटिव था। बीसी दत्त को इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गिरफ्तारी ने रेटिंग्स के गुस्से को और भड़का दिया। बिल्कुल, चिंगारी लगा दी एक तरह से। तो 18 फरवरी 1946 को हड़ताल शुरू हुई। कहाँ? HMIS तलवार के करीब 1100 रेटिंग्स ने काम बंद कर दिया। ये बॉम्बे की घटना है। बात यहीं नहीं रुकी। अगले ही दिन पास के कैसल बैरक्स और फोर्ट बैरक्स के रेटिंग्स भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। मामला तेजी से फैल रहा था। एक चिंगारी भड़की थी और अब वो आग पकड़ रही थी नेवी के अंदर। और फिर, जैसा अक्सर ऐसे वॉलेटाइल माहौल में होता है, एक अफवाह ने, एक र्यूमर ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। क्या अफवाह थी? एक झूठी खबर फैली कि HMIS तलवार के रेटिंग्स पर गोली चलाई गई है। ये सुनते ही रेटिंग्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी पोस्ट छोड़कर, नेवल डिसिप्लिन भूलकर लॉरियों में भरे और पूरे बॉम्बे शहर में घूमने लगे। लॉरियों में? शहर में? हाँ। हाथों में क्या था? कोई हथियार नहीं, उनके हाथों में थे कांग्रेस के झंडे। कांग्रेस के झंडे? अच्छा। हाँ, वो शहर में घूमते हुए यूरोपियंस और पुलिस वालों को धमका रहे थे और कहीं कहीं गुस्से में दुकानों के शीशे भी तोड़ दिए। ये दिखाता है कि अफवाहें, फेक न्यूज़ कैसे आग में घी का काम करती हैं। आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में तो हम इसे रोज़ देखते हैं। उस वक्त भी यही हुआ। यहाँ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट बहुत क्रूशल है। ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये उन रेटिंग्स के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की लड़ाई भी बन गई थी। रोज रोज का अपमान बर्दाश्त से बाहर हो गया था। हाँ। बीसी दत्त की गिरफ्तारी और क्विट इंडिया का नारा जुड़ गया, और फिर वो खराब खाना और गालियां, ये सब मिलकर एक एक्सप्लोसिव कॉकटेल बन गया था। तो ये था स्टेज 1, रेटिंग्स की बगावत और उसे दबाने की शुरुआती कोशिशें। अब आता है स्टेज 2, इस पैटर्न का, जब शहर उनके साथ खड़ा हो गया, बॉम्बे शहर। और शहर का मिजाज कैसा था उस वक्त? रिपोर्ट्स बताती हैं जबरदस्त अंग्रेज विरोधी माहौल था। विरुलेंट एंटी ब्रिटिश मूड। लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर गुस्सा भरा हुआ था, जो अब बाहर आने को तैयार था। इसका असर क्या हुआ बॉम्बे पर? शहर लगभग ठप पड़ गया है ना? वर्चुअल पैरालिसिस की स्थिति आ गई। हाँ, बिल्कुल, जैसा हमने कैलकाटा के मामलों में देखा था, यहाँ बॉम्बे में भी शहर की नॉर्मल लाइफ रुक सी गई, लेकिन यहाँ स्केल कहीं ज्यादा बड़ा था। ये स्टेज 2 शुरू कैसे हुआ? क्या शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था? शुरुआत हुई सिंपैथी जताने के लिए मीटिंग्स, जुलूसों, हड़तालों और बंद से। मतलब दुकानें, बाजार सब बंद। शांतिपूर्ण ही शुरू हुआ था। लेकिन ये शांतिपूर्ण विरोध ज्यादा देर टिका नहीं। माहौल इतना चार्ज था कि जल्द ही हिंसा भड़क उठी। सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, जैसे लड़ाई की तैयारी हो रही हो। छतों और गलियों से जमकर पत्थरबाजी हुई। अंग्रेजों और पुलिस के साथ पिच्ड बैटल्स हुई। मतलब बाकायदा स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो गई। सोचिए, बॉम्बे की सड़कों पर कैसा मंजर रहा होगा। बाप रे। और निशाना कौन बन रहा था इस गुस्से का? निशाना बने यूरोपियंस, जिन्हें सड़कों पर निशाना बनाया गया। सरकारी इमारतें और ब्रिटिश राज के सिंबल निशाने पर थे। पुलिस स्टेशन जला दिए गए, पोस्ट ऑफिस जला दिए गए। अंग्रेजों की दुकानें लूटी गईं या जलाई गईं। ट्रैम डिपो, रेलवे स्टेशन, बैंक, अनाज की दुकानें, ग्रेन शॉप्स, कुछ भी नहीं बख्शा गया। राज की दुकानें भी? हाँ, ग्रेन शॉप्स भी। और हद तो तब हो गई जब एक YMCA सेंटर, जो एक क्रिश्चियन संस्था है, उसे भी जला दिया गया। ये दिखाता है कि गुस्सा कितना वाइड स्प्रेड और शायद अंधा हो चुका था। सरकारी आंकड़े सिर्फ बॉम्बे के बताते हैं कि उस दौरान लगभग 30 दुकानें, 10 पोस्ट ऑफिस, 10 पुलिस चौकियां, 64 अनाज की दुकानें
और 200 स्ट्रीट लैंप तबाह कर दिए गए थे। बाप रे, 200 स्ट्रीट लैंप। हाँ, शहर की नॉर्मल लाइफ पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई थी। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक फुल ब्लोन अर्बन रिवॉल्ट, एक शहरी विद्रोह का रूप ले चुका था। और इसमें बॉम्बे के मजदूर वर्ग का भी बहुत बड़ा रोल था, है ना? कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र आता है। बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी ने आम हड़ताल, जनरल स्ट्राइक का कॉल दिया और लाखों मजदूर बॉम्बे की कपड़ा मिलों और दूसरी फैक्ट्रियों से निकलकर सड़कों पर आ गए। बॉम्बे तब भी एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर था। हाँ, टेक्सटाइल मिल्स वगैरह। बिल्कुल। इतने सारे मजदूरों के सड़क पर आने से शहर पूरी तरह थम गया। ये दिखाता है कि वर्किंग क्लास भी नेशनल मूवमेंट में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। और सिर्फ मजदूरी नहीं, जानकारी ये भी बताती है कि दुकानदार, व्यापारी, होटल मालिक सब ने अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखे, हड़ताल में शामिल हुए। अच्छा, सबने समर्थन दिया? हाँ, छात्र तो थे ही, साथ में इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के कर्मचारी सब शामिल थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक साथ उठ खड़ा हुआ है रेजियंस के समर्थन में और अंग्रेजों के विरोध में। विरोध के तरीके भी देखने लायक थे, वही तरीके जो हमें आज भी प्रोटेस्ट में दिखते हैं कभी-कभी। जैसे रेल पटरियों पर बैठकर ट्रेनें रोकना, पुलिस और मिलिट्री की लॉरियों पर पथराव करना और उन्हें आग लगा देना, सड़कों पर बैरिकेड्स खड़े कर देना ताकि पुलिस या सेना की मूवमेंट मुश्किल हो जाए। अच्छा, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था ये। हाँ, ये सब दिखाता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड और डिटर्मिन्ड रेजिस्टेंस था। मतलब पूरा बॉम्बे शहर कुछ दिनों के लिए एक वॉर जोन बन गया था। बिल्कुल। और ये गुस्सा, ये उबाल सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता तक ही सीमित नहीं रहा। यहीं से शुरू होता है वो तीसरा स्टेज जिसकी हमने बात की थी, देश भर में एकजुटता, सॉलिडारिटी का स्टेज। एग्जैक्टली। और ये तीसरा स्टेज ही दिखाता है कि ये घटनाएं आइसोलेटेड नहीं थीं, बल्कि एक पैन इंडियन फिनोमेनन थी। इनमें एक अखिल भारतीय नेशनलिस्ट चेतना साफ झलक रही थी। बॉम्बे में नेवी के जवान बगावत करते हैं और उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर सुनाई देती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये कनेक्शन बहुत पावरफुल था। तो ये सॉलिडारिटी कैसे दिखाई गई देश भर में? जैसा पता चलता है, दूसरे शहरों में छात्रों ने क्लासेस बॉयकॉट की, हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए। ये सब कलकत्ता और बॉम्बे के प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए था। और सरकारी दमन की निंदा करने के लिए भी। हाँ, बिल्कुल। सरकार जिस तरह से रिप्रेशन कर रही थी उसकी निंदा करने के लिए। आरआईएन रिवोल्ट का असर तो खास तौर पर बहुत व्यापक था। बॉम्बे के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बना कराची, हाँ। जो उस वक्त भारत का हिस्सा था और एक बड़ा नेवल बेस भी था। कराची में क्या हुआ? जैसे ही 19 फरवरी को बॉम्बे की बगावत की खबर कराची पहुंची, वहां HMH हिंदुस्तान नाम के जहाज पर, एक और जहाज पर और 3 शोर एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब किनारे पर बने नेवी के अड्डे पर बिजली की तेजी से हड़ताल हो गई। लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब खबर मिलते ही एक्शन, कोई इंतजार नहीं। हाँ, बिल्कुल। और कहां-कहां तक फैली है चिंगारी? अरे, लिस्ट काफी लंबी है। मद्रास जो अब चेन्नई है, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात नेवी यूनिट्स में भी सहानुभूति में हड़तालें हुईं। अंडमान तक? हाँ। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बहरीन और अदन जैसे विदेशी अड्डों पर तैनात रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने भी सांकेतिक हड़तालें, टोकन स्ट्राइक्स करके अपना समर्थन जताया। बहरीन और अदन तक? ये तो कमाल है। मतलब ये बगावत इंटरनेशनल वाटर्स तक पहुंच गई थी एक तरह से। हाँ, ये दिखाता है कि रॉयल इंडियन नेवी का नेटवर्क कितना फैला हुआ था। और ये सिर्फ भारत की जमीन तक सीमित मामला नहीं था। जहां जहां भारतीय रेटिंग्स तैनात थे, वहां तक इस सॉलिडारिटी की भावना पहुंची। कुल कितने जहाज और रेटिंग्स प्रभावित हुए इस पूरे घटनाक्रम में, कोई अंदाजा है इसका? सोर्सेज के मुताबिक कुल मिलाकर 78 जहाज और 20 शोर एस्टैब्लिशमेंट्स इस हड़ताल से प्रभावित हुए। 78 जहाज? हाँ, और इनमें शामिल रेटिंग्स की संख्या करीब 20,000 थी। 20,000 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब प्रैक्टिकली पूरी रॉयल इंडियन नेवी इस बगावत की चपेट में आ गई थी या उससे प्रभावित हुई थी। बिल्कुल। ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। उनकी पूरी नेवल पावर हिल गई थी। और बात सिर्फ नेवी तक ही नहीं रुकी थी, क्या दूसरी फोर्सेज में भी इसका असर हुआ? हाँ, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी RIF के जवानों ने भी अपने नेवी भाइयों का साथ दिया। अच्छा, एयरफोर्स ने भी? हाँ, बॉम्बे में मरीन ड्राइव, अंधेरी, सियोन इलाकों में तैनात RIF यूनिट्स में, साथ ही पूना, कलकत्ता, जेसोर जो अब बांग्लादेश में है, और अंबाला में भी RIF जवानों ने सहानुभूति में हड़तालें की। नेवी भी, एयरफोर्स भी? क्या आर्मी तक भी बात पहुंची थी, थल सेना? आर्मी पर भी असर पड़ा।
जबलपुर में सिपाहियों ने हड़ताल की और बॉम्बे की कोलाबा छावनी यानी कैंटोनमेंट में भी, जहां ब्रिटिश और भारतीय सैनिक तैनात थे, वहां भी खतरनाक बेचैनी, रेस्टलेसनेस देखी गई, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। रेस्टलेसनेस मतलब माहौल वहां भी ठीक नहीं था। हाँ, सिपाही भी शायद सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो भी ऊहापों में थे। सोचिए जरा, नेवी बगावत पर, एयरफोर्स हड़ताल पर, आर्मी में बेचैनी, ये तो किसी भी हुकूमत के लिए नाइटमेयर सिनेरियो है। बिल्कुल, खासकर एक कॉलोनियल पावर के लिए जिसकी पूरी ताकत ही उसकी फौज पर टिकी होती है। सही बात है। बिल्कुल सही। ये तीसरा स्टेज, ये नेशन वाइड सॉलिडेरिटी, खासकर आर्म्ड फोर्सेस तक इसका फैल जाना, ये ब्रिटिश राज के ताबूत में शायद सबसे मजबूत कीलों में से एक थी। इसने दो बातें एकदम साफ कर दी। क्या? पहली कि नेशनलिस्ट भावना अब सिर्फ पढ़े लिखे मध्यम वर्ग या नेताओं तक सीमित नहीं थी, वो छात्रों, मजदूरों और सबसे अहम सैनिकों तक पहुंच चुकी थी, उनकी नब्ज तक पहुंच गई थी। और दूसरी कि अंग्रेज अब अपनी ही भारतीय फौज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जिस फौज के दम पर उन्होंने इतने सालों तक राज किया, वही अब उनके खिलाफ खड़ी हो सकती थी। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर देम। तो हमने देखा कि कैसे 1945-46 में आईएनए ट्रायल्स से उठा गुस्सा और नेवी रेटिंग्स का असंतोष 3 बड़े जनांदोलनों में तब्दील हो गया। कलकत्ता के छात्र प्रदर्शन हो या बॉम्बे में नेवी का विद्रोह, पैटर्न साफ था। एक चिंगारी भड़कती है, स्टेज 1 चैलेंज एंड रिप्रेशन, फिर शहर के लोग साथ देते हैं, स्टेज 2 सिटी जॉइन्स। बिल्कुल, और फिर पूरे देश से सहानुभूति और समर्थन की लहर उठती है, यहां तक कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी हलचल मच जाती है। स्टेज 3 यस, नेशनल सॉलिडेरिटी। हाँ। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े नेताओं के भाषणों, प्रस्तावों और बातचीत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें आम लोगों, छात्रों, मजदूरों और सैनिकों का खून, पसीना और गुस्सा भी शामिल था। बिल्कुल। उनका सीधी कार्रवाई, उनका डायरेक्ट एक्शन ब्रिटिश राज को अंदर तक हिला रहा था। बिल्कुल। और इन घटनाओं ने ब्रिटिश हुक्मरानों को ये साफ मैसेज दे दिया कि अब भारत पर कंट्रोल बनाए रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली तब जब वो अपनी फौज पर ही डिपेंड नहीं कर सकते। सही। इन जन आंदोलनों ने एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक सामूहिक चेतना को और मजबूत किया। लोगों को लगा कि वो अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और इसने कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत को और पुख्ता किया जिसकी बात हम करते हैं, यानी सिर्फ सरकार बदलना काफी नहीं है, बल्कि पूरे पावर स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, जहां आम आदमी की आवाज सुनी जाए, उसका सम्मान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम बात कर रहे हैं 1945-46 के उस दौर की जिसे अक्सर पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्ज कहा जाता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत में माहौल एकदम बदला हुआ था। एक नई उम्मीद थी, एक नई बेचैनी सी थी। हाँ बिल्कुल। पिछली बार हमने आईएनए ट्रायल्स पर बात की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि उस दौरान जो बड़े विरोध प्रदर्शन और विद्रोह हुए, खासकर कलकत्ता में नवंबर 1945 और फरवरी 1946 में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन। हाँ, वो कलकत्ता वाले। और सबसे ज्यादा चर्चित रॉयल इंडियन नेवी मतलब RIN का विद्रोह फरवरी 1946 में, उनका असली मतलब क्या था? हमारे पास जो जानकारी है वो बिपिन चंद्रा की किताब के इसी चैप्टर पर आधारित है, जो इन्हीं घटनाओं की व्याख्या और हकीकत को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये दौर बड़ा दिलचस्प था। देखिए, एक तरफ आज़ादी की आहट सुनाई दे रही थी, दूसरी तरफ सालों का जो दबा हुआ गुस्सा था वो बाहर आ रहा था। लोगों में जोश था, खासकर RIN रिवोल्ट यानी नौसेना के जवानों के विद्रोह ने तो जैसे मतलब आग ही लगा दी थी। हाँ, वो तो बहुत सुना उसके बारे में। कई लोगों को लगा कि बस क्रांति दरवाजे पर है, अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर बनने वाला है। पर क्या ये तस्वीर पूरी तरह सही थी, या जैसा इतिहास में अक्सर होता है, जो दिखता है और जो होता है उसमें फर्क होता है? आज इसी परत को खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये परसेप्शन और रियलिटी वाला एंगल तो हमेशा रहता है। तो शुरुआत करते हैं इन घटनाओं के पहले प्रभाव से। कलकत्ता में छात्रों का प्रदर्शन INA अफसरों के समर्थन में, फिर कैप्टन राशिद अली के ट्रायल पर दोबारा हंगामा हुआ, और फिर बॉम्बे में नौसेना के जवान जिन्हें रेटिंग्स कहते थे, उनका विद्रोह। किताब कहती है कि इन घटनाओं ने लोगों की हिम्मत और क्या कहते हैं मिलिटेंसी तो दिखाई। लोग निडर होकर सड़कों पर थे, पुलिस की गोलियों का सामना कर रहे थे। ये छोटी बात नहीं थी उस वक्त। हाँ बिल्कुल, खासकर RIN रिवोल्ट की बात तो आज भी होती है। उसका असर लोगों के मन पर, पॉपुलर कॉन्शियसनेस पर बहुत गहरा पड़ा था।
सोचिए ना, जब अपनी ही सेना का एक हिस्सा हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो जाए, भले ही उसे दबा दिया जाए, ये ख्याल ही अपने आप में एक लिबरेटिंग इफेक्ट डालता है। एग्जैक्टली एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूटता है, जैसे एग्जैक्टली लोगों को लगा कि अब ब्रिटिश राज का अंत दूर नहीं। ये फीलिंग लगभग वैसी ही मजबूत थी जैसी शायद आज़ादी मिलने पर इंडिपेंडेंस डे 1947 में हुई होगी। वाह, मतलब लोगों को लगा कि बस रेवोल्यूशन आ गया। लेकिन किताब यहाँ एक बड़ा सवाल उठाती है। वो कहती है कि उस वक्त के लोगों ने और बाद में कुछ इतिहासकारों ने भी इन घटनाओं को उनकी असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा बनाकर पेश किया। एक जिसे कहते हैं लार्जर देन लाइफ पिक्चर बना दिया। हाँ, बढ़ा चढ़ा के बताना। हाँ, कि ये कितनी जबरदस्त लड़ाई थी, कितनी दूर तक फैली, कितनी असरदार रही, जैसे मानो भारत बिल्कुल क्रांति की दहलीज, ब्रिंक ऑफ रेवोल्यूशन पर खड़ा था। बस एक धक्का और चाहिए था। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा एक और नज़रिया है जो अक्सर सुनने में आता है कि इन घटनाओं में जो कम्युनल यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, अगर उसे संभाला जाता, उसे आगे बढ़ाया जाता, तो शायद पार्टीशन टाला जा सकता था। हाँ, ये बात तो बहुत उठती है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि काश ऐसा हो पाता। लेकिन किताब कहती है कि यहीं पर हमें रुककर सोचने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि इन घटनाओं की जो क्षमता थी, मतलब अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, और जो उनका वास्तविक असर हुआ, रियलाइज्ड इम्पैक्ट, उसे हकीकत से कहीं ज़्यादा मान लिया गया। उम्मीदें बहुत थीं, पर ज़मीनी हकीकत शायद उतनी मजबूत नहीं थी। अच्छा, तो जमीनी हकीकत क्या थी फिर? किताब इशारा करती है कि इन विरोध प्रदर्शनों का जो तरीका था, यानी सीधे अथॉरिटी से टक्कर लेना, थोड़ी हिंसा का इस्तेमाल, उसकी अपनी सीमाएं थीं, लिमिटेशंस थीं। इसमें समाज के सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते थे जो बहुत ज्यादा जोशीले, मतलब मिलिटेंट सेक्शंस थे और टकराव के लिए तैयार थे। हाँ, बिल्कुल। जैसे आजकल भी देखें, किसी बड़े प्रोटेस्ट में जिसमें पुलिस एक्शन का डर हो, हर कोई नहीं कूद पड़ता। बहुत लोग दिल से साथ होते हैं, पर सीधे टकराव से बचते हैं। बिल्कुल जैसे INA ट्रायल्स के समय जो एक व्यापक समर्थन दिखा था, जिसमें लिबरल और कंजर्वेटिव ग्रुप सब शामिल थे, वैसा इन हिंसक टकरावों में नहीं दिखा। या वो आम आदमी और औरतें जो छोटे शहरों गांवों में रहते थे, जिन्होंने पिछले दशकों के मास मूवमेंट्स की रीढ़ की हड्डी का काम किया था, वो इस तरह के डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में शामिल नहीं हो पाए। हाँ, वो अर्बन फिनोमेना ज्यादा था शायद। हाँ, कुछ हद तक ये थोड़ा वैसा है जैसे कॉलेज में कुछ छात्र नेता हर धरने प्रदर्शन में सबसे आगे रहते हैं, पर ज्यादातर छात्र या उनके परिवार वाले शायद अपनी पढ़ाई या दूसरी चिंताओं में लगे रहते हैं, वो सीधे टकराव में शामिल नहीं होते। और एक और अहम बात किताब बताती है, ये सारे उबाल, ये अपसर्जेस बहुत कम समय के लिए थे, शॉर्ट लिव्ड थे। गुस्सा भड़का और फिर जल्दी ही शांत भी हो गया। जैसे कलकत्ता का ही उदाहरण लें, फरवरी 1946 में जहां इतना जबरदस्त उत्साह था, किताब के अनुसार एक हफ्ते बाद जब RIN रिवोल्ट हुआ, तब कलकत्ता में वैसी हलचल नहीं थी। अच्छा, ये तो सरप्राइजिंग है। हाँ, मजदूरों ने एक दिन की हड़ताल की, पर ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास को छोड़ दें तो बाकी शहर सबड्यूड रहा, शांत रहा। जबकि कलकत्ता में रेटिंग्स की स्ट्राइक 7 दिन चली थी, जिसे ट्रूप्स लगाकर घेराबंदी करके तोड़ना पड़ा। ये दिखाता है कि जोश था, पर वो टिकाऊ नहीं था, लगातार चलने वाला आंदोलन नहीं बन पाया। और एक और बड़ी कमी थी, जैसा आप कह रहे थे, कि ये सारी हलचल कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रहीं, कन्फाइंड टू अ फ्यू अर्बन सेंटर्स, बॉम्बे, कलकत्ता, कराची। जबकि इससे पहले का जो जनरल INA एजिटेशन था, वो दूर दराज के गांव तक पहुंचा था। हाँ, वो ज्यादा वाइड स्प्रेड था। अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट्स शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो अथॉरिटीज के लिए आसान था कि वो सेना, ट्रूप्स भेजकर इन्हें दबा दें। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में भीड़ को कंट्रोल करना आसान है, बनिस्बत अगर आंदोलन पूरे देश में फैला हो। सही बात है। अब आते हैं उस एकता वाली बात पर, कम्युनल यूनिटी। किताब का तर्क है कि ये एकता असल में सतह पर ज्यादा थी, दिलों में कम। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी ज्यादा थी। हाँ, मतलब ऊपरी तौर पर। हाँ, कि अलग अलग पार्टियों के संगठन जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र या मजदूर संघ किसी खास मुद्दे पर कुछ समय के लिए साथ आ गए। जैसे राशिद अली के ट्रायल के विरोध में कलकत्ता में सब ने मिलकर प्रदर्शन किया। ये एक तरह से सिचुएशनल अलायंस जैसा था, कोई गहरी विचारधारात्मक एकता नहीं थी वो। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, आयरनी देखिए, वही कलकत्ता जहां फरवरी 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लग रहे थे, जिसे एक इतिहासकार ने ऑलमोस्ट रेवोल्यूशन का सीन कहा था, वही शहर सिर्फ 6 महीने बाद
16 अगस्त 1946 को भयानक कॉमनल फ्रेंजी का बैटलफील्ड बन गया, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। ओह, सिर्फ 6 महीने में? हाँ, सिर्फ 6 महीने में। ये दिखाता है कि वो एकता कितनी सतही थी, कितनी नाजुक थी। अगर दिलों में एकता होती तो 6 महीने में इतनी नफरत कैसे भर सकती थी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आर्यन रिवोल्ट में भी यही पैटर्न दिखा। किताब कहती है हाँ, ये सच है कि जहाज़ों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी की झंडे एक साथ लहराए गए थे। ये अपने आप में एक शक्तिशाली प्रतीक था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तस्वीरें तो बहुत पावरफुल हैं। लेकिन जब सलाह लेने की बारी आई तो दरार साफ दिखी। मुस्लिम रेटिंग सलाह के लिए मुस्लिम लीग के पास गए और बाकी कांग्रेस और सोशलिस्ट के पास गए। जिन्ना ने जब सरेंडर करने की सलाह दी तो वो खास तौर पर मुस्लिम रेटिंग्स को एड्रेस की गई थी और उन्होंने वो मान भी ली। तो ये सोचना कि 1945-46 के संघर्षों में दिखी एकता को अगर सही नेतृत्व मिलता तो पार्टीशन टल सकता था। किताब के अनुसार ये विशफुल थिंकिंग ज्यादा है, कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटी कम। वो जो यूनिटी एट द बैरिकेड्स थी वो उतनी मजबूत नहीं थी कि देश को बंटने से रोक पाती। हाँ, ये कुछ वैसे ही है जैसे ऑफिस में किसी मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए टीम साथ काम करती है, पर अप्रेजल के टाइम सब अपनी अपनी सोचते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो एकता अक्सर टेम्पररी और टास्क स्पेसिफिक होती है। अच्छा, अब एक और आम धारणा, पॉपुलर परसेप्शन ये भी है कि रिन रिवोल्ट ने ब्रिटिश एम्पायर की चूल्हे हिला दी थी, कि अंग्रेज डर गए थे, उनकी नींव हिल गई थी। पर किताब का विश्लेषण कुछ और कहता है। हाँ, कहानी कुछ और थी। इन घटनाओं ने ये तो दिखाया कि हाँ, ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस का मोराल काफी गिरा हुआ था। कंसिडरेबल इरोजन था, इसमें कोई शक नहीं। युद्ध की थकान, बढ़ता राष्ट्रवाद, इसका असर तो था, लेकिन अंग्रेजों की दमन करने की ताकत, उनकी वेयरविथॉल टू रिप्रेस, वो अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट थी। वो हथियार डालने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। जो वाइसरॉय थे वेविल, वो खुद एक फौजी थे। उन्हें पता था कि सेना को कैसे काबू में रखना है। नेवल स्ट्राइक के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने आर्मी को क्लीन चिट दे दी थी। कहा, ऑन द होल द इंडियन आर्मी हैज बिन मोस्ट कमेंडेबली स्टेडी। मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि जोरदार पॉपुलर प्रेशर से ब्रिटिश झुक जाएंगे, वो गलत साबित हुए। हाँ, जब उनकी अथॉरिटी को ही सीधा चैलेंज किया गया तो ब्रिटिश एकदम क्लियर थे, इसे दबाना है। चैलेंजेस टू द पीस हैड टू बी रिप्रेस्ड। किताब एक फर्क भी बताती है। जब INA ट्रायल्स का विरोध हुआ, जो ज्यादातर शांतिपूर्ण था और जिसमें व्यापक जन समर्थन था, तब ब्रिटिश सरकार ने अपना स्टैंड बदलने के बारे में सोचा। वो एक सेंटिमेंट का मामला था। लेकिन जब सीधे विद्रोह हुए, हिंसा हुई, सत्ता को चैलेंज हुआ, तो ब्रिटिश का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। पॉलिसी थी कि शांति व्यवस्था को चुनौती देने वाली किसी भी हरकत को दबाना होगा। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन अथॉरिटी। इसके उदाहरण भी दिए हैं सोर्स ने। नवंबर 1945 में कलकत्ता में सेना तैयार खड़ी थी, पर बंगाल के गवर्नर ने पुलिस से ही स्थिति संभाल ली। लेकिन फरवरी 1946 में कलकत्ता में जब हालात ज्यादा बिगड़े तो सेना बुलानी पड़ी और फायरिंग में 36 नागरिक मारे गए। हाँ, और RIN रिवोल्ट के दौरान कराची में रेटिंग्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया गया, 6 मारे गए। बॉम्बे में ये जो धारणा है कि भारतीय सैनिकों ने अपने भाइयों पर गोली चलाने से मना कर दिया, सोर्स कहता है ये सच नहीं है, ये एक रोमांटिसाइज्ड नजरिया है। अच्छा, ये तो कॉमन बिलीफ है। हाँ, पर सोर्स कहता है कि असल में बॉम्बे में एक मराठा बटालियन ने ही रेटिंग्स को घेरा और उन्हें बैरक्स में वापस पहुंचाया। और बॉम्बे में सेना ने सिर्फ रेटिंग्स को ही नहीं दबाया, बल्कि उन आम लोगों को भी काबू में किया जो पहले रेटिंग्स को खाना पहुंचा रहे थे, सिंपैथी दिखा रहे थे और बाद में उनके साथ मिलकर बॉम्बे को पैरालाइज करने में शामिल हो गए थे। हाँ, भीड़ भी जुड़ गई थी। ब्रिटिश PM एटली ने तो हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी थी कि रॉयल नेवी के जहाज बॉम्बे भेजे जा रहे हैं। RIN के एडमिरल गॉडफ्री ने रेटिंग्स को कड़ा अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद जहाज़ों को सैनिकों ने घेर लिया और ऊपर से बॉम्बर्स मतलब लड़ाकू विमान उड़ाए गए। अमृत बाजार पत्रिका ने इसे बॉम्बे के चारों ओर वर्चुअल स्टील रिंग कहा था। इस पूरी कार्रवाई में बॉम्बे में 228 नागरिक मारे गए और 1046 घायल हुए। ये दिखाता है कि ब्रिटिश दमन करने के लिए किस हद तक तैयार थे। ये आंकड़े ही बता देते हैं कि वो कितने सीरियस थे इसे कुचलने के लिए। बिल्कुल। तो फिर ये जो कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन भेजने का फैसला RIN रिवोल्ट के दबाव में लिया गया। RP दत्त ने तो तारीखें भी मिला दी थी। 18 फरवरी को रिवोल्ट शुरू हुआ, 19 फरवरी को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कैबिनेट मिशन भेजने का ऐलान किया। टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट लगती है। सोर्सेस से पूरी तरह अनटेनेबल मानता है, मतलब ये टिकने वाली बात नहीं है। ये महज संयोग हो सकता है, कारण नहीं।
कैबिनेट मिशन भेजने का फैसला ब्रिटिश कैबिनेट ने 22 जनवरी 1946 को ही ले लिया था, विद्रोह से लगभग 1 महीना पहले। ओह, पहले ले लिया था। हाँ, और 19 फरवरी की अनाउंसमेंट भी 1 हफ्ता पहले से तय थी। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि ब्रिटिश जो उस समय बड़े पॉलिटिकल कंसेशंस देने को तैयार दिख रहे थे, वो इन पॉपुलर मिलिटेंट संघर्षों के मिले-जुले असर, कंबाइंड इम्पैक्ट की वजह से था। लेकिन सोर्स कहता है कि पावर ट्रांसफर का ब्रिटिश फैसला सिर्फ 1945-46 की तात्कालिक स्थिति का रिएक्शन नहीं था, बल्कि ये उनके इस रियलाइजेशन का नतीजा था कि भारत पर शासन करने की उनकी लेजिटिमेसी, उनकी वैधता पिछले कई सालों में पूरी तरह खत्म, इररिवोकेबली इरोडेड हो चुकी थी। इस पर हम अगले चैप्टर में और विस्तार से बात करेंगे शायद। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस के रोल पर। एक नजरिया ये है कि कांग्रेस इन आंदोलनों के विरोध में थी, या कम से कम इनसे दूरी बनाए हुई थी। कहा जाता है कि इन आंदोलनों को कम्युनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स या फॉरवर्ड ब्लॉक वाले चला रहे थे, और कांग्रेस तो बस बातचीत, नेगोशिएशंस और सरकार बनाने, मिनिस्ट्री मेकिंग में लगी हुई थी। सत्ता के लिए लालायत थी, हैंकरिंग फॉर पावर। यह भी माना जाता है कि अगर कांग्रेस नेताओं ने सत्ता की अपनी इच्छा को सैक्रिफाइस कर दिया होता तो शायद आज़ादी का कोई और रास्ता निकलता। ये एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म है कांग्रेस का, लेकिन सोर्स इससे बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। वो कहता है कि ये तीनों अपसर्जेस असल में कांग्रेस की पहले की नेशनलिस्ट एक्टिविटी का ही विस्तार, एक्सटेंशन थे। ये कोई अचानक आसमान से नहीं टपके थे। ये वही मजबूत एंटी एम्पीरियलिस्ट भावना थी जिसे कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान, आईएनए के मुद्दे को उठाने और 1942 के आंदोलन के दौरान हुए सरकारी अत्याचारों, एक्सेसेस को उजागर करके पनपाया था, फॉस्टर किया था। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने ही अनजाने में वो माहौल तैयार कर दिया था जिससे ये विस्फोट हुए? हाँ, कुछ हद तक। होम डिपार्टमेंट की जो प्रांतीय स्तर की जांच हुई थी इन डिस्टर्बेंसेस के कारणों पर, उसका निष्कर्ष यही था कि ये कांग्रेस नेताओं द्वारा पिछले 3 महीनों में दी गई भड़काऊ भाषणों, इनटेम्परेट स्पीचेस से बने इन्फ्लेमेटरी एटमॉस्फेयर का नतीजा थे। सरकार भी यही मान रही थी? हाँ, वाइसराय वेविल को तो कोई शक ही नहीं था कि आरआईएन म्यूटिनी का मुख्य कारण, प्राइमरी कॉज, पिछले सितंबर से कांग्रेस नेताओं के भाषण थे। पंजाब सीआईडी ने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को चेतावनी दी थी कि कम्युनिस्ट से निपटते समय गाड़ी को घोड़े के आगे रखने, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का खतरा है, और ये पहचानने में चूक न हो कि मुख्य दुश्मन, मेन एनिमी कांग्रेस ही है। अरे वाह, तो फिर ये अपसर्जेस पहले की कांग्रेस एक्टिविटीज से अलग कैसे थे, अगर माहौल कांग्रेस ने ही बनाया था? सॉस कहता है फर्क था विरोध जताने के तरीके में, फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ प्रोटेस्ट। ये तरीके हिंसक थे, सत्ता को खुला चैलेंज, वायलेंट, फ्लेग्रेंट चैलेंज टू अथॉरिटी थे, जबकि पहले की एक्टिविटीज ज्यादातर नेशनलिस्ट एकता का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट सॉलिडारिटी थी। एक तरह से कहें तो एक एक्सप्लोजन था, और दूसरा ग्राउंड स्वेल, जमीन से धीरे धीरे उठता उभार। समझ गया। और क्या कांग्रेस ने इन अपसर्जेस के लिए कॉल दिया था? नहीं, सोर्स साफ कहता है कि कांग्रेस ने कॉल नहीं दिया था। असल में किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया था। लोग तो स्टूडेंट्स और रेटिंग्स के प्रति सहानुभूति में और सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के गुस्से में सड़कों पर उतरे थे। हाँ, कांग्रेस के इंडिविजुअल मेंबर्स ने, कम्युनिस्ट्स ने और दूसरों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। जैसे 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में जो प्रदर्शन हुआ, उसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के छात्र समर्थकों ने मिलकर लीड किया था। तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या था फिर? कांग्रेस ने लोगों के जज्बे, स्पिरिट की तारीफ की, सरकार के दमन की निंदा की, लेकिन इन संघर्षों को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इनकी टैक्टिक्स और टाइमिंग गलत थी। कांग्रेस नेताओं को साफ दिख रहा था कि सरकार इन्हें कुचलने में सक्षम, एबल भी है और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिन्ड भी है। प्रैक्टिकल रीजंस थे मतलब? हाँ, जैसे वल्लभ भाई पटेल ने रेटिंग्स को सरेंडर करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि उन्हें बॉम्बे में ब्रिटिश सेना का मोबिलाइजेशन साफ दिख रहा था। उन्होंने 22 फरवरी 1946 को नेहरू को लिखा भी, यहाँ जमा की गई नौसेना और सेना की जबरदस्त ताकत इतनी ज्यादा है कि उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, और उन्हें ऐसी धमकी दी भी गई है। और सिर्फ कांग्रेस नेता ही नहीं, सोर्स बताता है कि कम्युनिस्ट ने भी कांग्रेसमैन के साथ मिलकर कलकत्ता नवंबर 45 और फरवरी 46 और कराची आरआईएन रिवोल्ट के दौरान शांति बनाए रखने और लोगों को घर लौटने की सलाह दी थी। पीस वैन्स चलाई गईं। बिल्कुल।
तो ये जो तर्क दिया जाता है कि पॉपुलर एक्सेसेस के डर से कांग्रेस नेताओं ने बातचीत और समझौते का रास्ता पकड़ा और आखिर में पार्टीशन को भी एक जरूरी कीमत मानकर स्वीकार कर लिया, सोर्स कहता है कि इसमें ज्यादा दम नहीं है, लिटिल वैलिडिटी। बातचीत, नेगोशिएशंस तो हमेशा से कांग्रेस की रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट रही थी। एक ऐसी संभावना जिसे मास मूवमेंट शुरू करने से पहले पूरी तरह आजमा लेना एग्जॉस्टेड जरूरी था। हाँ, ये तो उनकी स्ट्रैटेजी रही है। 22 सितंबर 1945 को एआईसीसी ने एक रेजोल्यूशन पास करके इस पॉलिसी को दोहराया भी था। बातचीत और सुलह का तरीका, जो शांतिपूर्ण नीति का मूल मंत्र है, कांग्रेस द्वारा कभी नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक उसी तरह जैसे असहयोग का तरीका नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कांग्रेस का मार्गदर्शक सिद्धांत यही रहना चाहिए, जब संभव हो बातचीत और समझौता, और जब जरूरी हो असहयोग और सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। बिल्कुल क्लियर थी उनकी पॉलिसी। और 1946 में बातचीत का विकल्प आजमाना इसलिए भी जरूरी लग रहा था क्योंकि जैसा नेहरू का अनुमान था, ब्रिटिश शायद अगले 2 से 5 सालों में भारत छोड़ने वाले थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नए साल का बयान और ब्रिटिश पीएम का 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजने के फैसले की घोषणा, सब इसी ओर इशारा कर रहे थे कि भारत की आज़ादी जल्द आने वाली है। हाँ, लेकिन ब्रिटिश पर समझौते के लिए दबाव बनाए रखना भी जरूरी था, और इसके लिए एक आंदोलन की तैयारी, प्रिपेयर्डनेस फॉर अ मूवमेंट, जिसे 1945 में संगठन को मजबूत करके, चुनाव प्रचार करके और आईएनए आंदोलन को लीड करके लगातार बनाया गया था, उसे बनाए रखना था। लेकिन रणनीति ये थी कि पहले बातचीत का पत्ता, कार्ड ऑफ नेगोशिएशन, खेला जाए, मास मूवमेंट का पत्ता रिजर्व में रखा जाए। इस सारे घटनाक्रम पर गांधी जी का क्या सोचना था? उनका क्या नजरिया था? गांधी जी ने 3 मार्च 1946 को हरिजन में 3 बयान प्रकाशित किए। उन्होंने कहा कि ये बड़ी राहत की बात है कि रेटिंग्स ने सरदार पटेल की सलाह मानकर सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपना सम्मान नहीं खोया, लेकिन जहां तक मैं देख सकती हूं, विद्रोह, म्यूटिनी का रास्ता अपनाकर उन्हें गलत सलाह दी गई थी। अगर कोई शिकायत थी, चाहे वो काल्पनिक हो या असली, तो उन्हें अपनी पसंद के राजनीतिक नेताओं के मार्गदर्शन और हस्तक्षेप का इंतजार करना चाहिए था। अगर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए विद्रोह किया तो वो दोगुने गलत थे। वो ऐसा किसी तैयार क्रांतिकारी पार्टी, प्रिपेयर्ड या एवोल्यूशनरी पार्टी के आह्वान के बिना नहीं कर सकते थे। वो विचारहीन, थॉटलेस और अज्ञानी, इग्नोरेंट थे अगर उन्हें ये विश्वास था कि वो अपनी ताकत से भारत को विदेशी प्रभुत्व, फॉरेन डोमिनेशन से मुक्त करा देंगे। गांधी जी के लिए अनुशासनहीनता और सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी था। उन्होंने लोकमान्य तिलक का भी जिक्र किया था। हाँ, उन्होंने कहा, लोकमान्य तिलक ने हमें सिखाया है कि होम रूल या स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो स्वराज उससे प्राप्त नहीं होना है जो अब बॉम्बे, कलकत्ता और कराची में हो रहा है। जिन्होंने विद्रोहियों को उकसाया, इंसाइटेड द म्यूटिनियर्स, उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। विद्रोहियों को अंततः समर्पण करना ही था। फिर उन्होंने अरुणा आसफ अली की बात का जवाब दिया। हाँ, वो बैरिकेड वाली बात। हाँ, अरुणा जी का कहना था कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को संविधान के मोर्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट के बजाय बैरिकेड पर एकजुट करना पसंद करेंगी। गांधी जी ने कहा, हिंसा के संदर्भ में भी यह एक भ्रामक प्रस्ताव, मिसलीडिंग प्रपोजिशन है। यदि बैरिकेड पर एकता ईमानदार है तो संवैधानिक मोर्चे पर भी एकता होनी चाहिए। लड़ाके हमेशा बैरिकेड पर नहीं रहते। बैरिकेड जीवन के बाद हमेशा संवैधानिक जीवन आना ही है। वो मोर्चा हमेशा के लिए वर्जित, टैबू में ही है। मतलब संघर्ष और राजनीति दोनों जरूरी हैं। और अंग्रेजों की घोषणाओं पर उनका क्या कहना था? कैबिनेट मिशन आ रहा था। गांधी जी ने आगे कहा, ब्रिटिश घोषणाओं पर अविश्वास करना और प्रत्याशा, एंटिसिपेशन में झगड़ा शुरू करना निश्चित रूप से दूरदर्शिता की कमी, वांट ऑफ फोरसाइट को दर्शाता है। इंतजार करने से क्या नुकसान होगा? आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को आखिरी बार यह साबित करने दे कि ब्रिटिश घोषणाएं अविश्वसनीय है। राष्ट्र भरोसा करके जीतेगा। शासकों ने भारतीय शासन के पक्ष में छोड़ने, क्विट के अपने इरादे की घोषणा की है, लेकिन राष्ट्र को भी खेल खेलना है। यदि वो ऐसा करता है तो बैरिकेड को छोड़ना होगा, कम से कम कुछ समय के लिए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। साफ संदेश था, अभी बातचीत का वक्त है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की चर्चा चैप्टर 36 पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्ज पर, बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से।
उम्मीद हमारे लिसनर्स को पसंद आई होगी, ये समझने में मदद मिली होगी कि कैसे इतिहास में परसेप्शन और रियलिटी में फर्क हो सकता है और कैसे बड़े आंदोलनों के पीछे कई परतें होती हैं। जोश भी, सीमाएं भी, एकता, फूट, रणनीति, सब कुछ मिला जुला होता है। बिल्कुल। और कैसे नेशनल मूवमेंट की स्ट्रैटेजी में नेगोशिएशन और डायरेक्ट एक्शन दोनों का अपना स्थान था और कब कौन सा रास्ता चुनना है, ये फैसला कितना मुश्किल और कितना कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता था। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और गहरी डिस्कशंस के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।